नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ये कक्षा 6 के पहला चैप्टर है विज्ञान का। हम लोग ऑलरेडी मैं आपको इतिहास और भूगोल में ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास आज से आपको मैं साइंस की भी दूंगा भाई। एनसीईआरटी पूरी साइंस की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक हम लोग सॉल्व करेंगे भाई। दृष्टि पब्लिकेशन की जो एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। ये आज पहला चैप्टर है, कक्षा 6 का पहला चैप्टर है भोजन यहाँ कहाँ से आता है। इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 देखो। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? शाकाहारी है, मांसाहारी है, जिनमें ए और बी दोनों गुण होते हों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का, ठीक है। तो सर्वाहारी श्रेणी में भैया शाकाहारी भी आता है, मांसाहारी भी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। 1 का हो जाएगा सी आंसर, करेक्ट आंसर। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा मैं इसको और शायद जूम कर लूं, ठीक है। चलो 1 मिनट। व्याख्या दी गई है कि जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी, तथा जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप और भैया दूसरे प्राणी दोनों खाते हैं वो उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, या मधुमक्खी में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है? ऑप्शन नंबर सी है, इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है, या उपर्युक्त सभी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा भैया सही आंसर, बताएं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय तक ही उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्याख्या हम लोग इसकी देख लेते हैं। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर है 3 देखो। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। पौधे एवं जंतु सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं और कौवा मांसाहारी जीव है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कौन से ऐसे कथन हैं जो सत्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3 है, 2 3 है, 1 4 और 2 4। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, ठीक। चलिए ऑप्शन एक है, पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है। बात एकदम सत्य है भाई। एक तो सत्य है, जहां जहां एक होगा वो तो होगा नहीं आंसर, तो यानी ये तो होगा नहीं। अब बचे भैया 2 और 3। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियां खाए नहीं, सभी पौधों के भैया ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और कुछ कौवों के 2 गुण, हाँ तो कौवा बेटा क्या है, कौवा आपका हो जाएगा मांसाहारी नहीं, कौवा आपका सर्वाहारी है। क्या है सर्वाहारी है, तो 2 और 4 जिस ऑप्शन में होगा वही हो जाएगा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी आंसर। क्या डी हो जाएगा गलत, सत्य नहीं है आपको, यानी कि दूसरा और चौथा सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आप लोग लाइक भाई और शेयर जरूर कर दीजिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं भाई प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। व्याख्या देखो दिया है, सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पौधे का कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग योग्य होता है। सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। सरसों की पत्तियां तथा बीज का प्रयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने में प्रयोग किया जाता है। कौवा एक क्या है, कौवा एक सर्वाहारी है। क्या है, कौवा एक सर्वाहारी भी है, मांसाहारी सर्वाहारी, यानी कि ये सर्वाहारी है, ठीक है। यानी कि ये जीव और पत्तों यानी कि और सभी खाता है भाई, ठीक है। चलिए सर्वाहारी कौन होते हैं भाई, जैसे मतलब फूल पत्तियां जो अनाज खाएं और उसके बाद जो मांस खाएं होते हैं सर्वाहारी, यानी दोनों गुण उसमें होते हैं। प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न नंबर 4 है, सूची 1 को आपको सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। शेर एवं भाग है, शाकाहारी है, पालक फूलगोभी है, दूध, पनीर और घी और दही। तो इसका मिलान करना है, इनमें से
क्या हो जाएगा सही आंसर। 4 में देखो, 4 में ये दिया है ए बी सी डी, ए बी और सी डी। क्यों भग रहा है भाई, ठीक है। चलिए भाई, शेर एवं बाघ क्या हो जाएगा भाई, शेर एवं बाघ जो हो जाएगा, शेर एवं बाघ भैया दूसरे जंतु को खाते हैं ना, शेर एवं बाघ जो है दूसरी, यानी ए का हो जाएगा 3, ए का 3 इसमें है, इसमें है, अब यही दो मुख्य लड़ाई है। शाकाहारी यानी बी का हो जाएगा आपका। पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं भाई, शाकाहारी यानी बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4। और आपका हो जाएगा पालक फूल गोभी क्या है भाई, सब्जियां हैं, सी का हो जाएगा 1। और डी का हो जाएगा आपका जंतु उत्पाद, दूध दही जो पनीर है ये जंतु उत्पाद है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भाई, देखो इसमें व्याख्या दी गई है। शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं, शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, पालक फूल गोभी क्या एक सब्जियां हैं, दूध पनीर व घी क्या है सभी जंतु उत्पाद है। तो यहां से भैया क्लास 6 का पहला चैप्टर फिनिश होता है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। चैप्टर नंबर हम लोग 2 में देखते हैं, चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक। भोजन के घटक हैं, भोजन के घटक का पहला ऑप्शन है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। खनिज लवण है, विटामिन है, यानी आहारी रेशे यानी रुक्षांश है। नीचे दिए गए कूट कर सही उत्तर चुनिए, केवल एक है या केवल 2 बी है या केवल सी है या केवल डी है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, 1 और 2 हो जाएगा सही आंसर, 1 का हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। खनिज लवण और विटामिन पोषक तत्व, जो भोजन के पोषक तत्वों में खनिज लवण और विटामिन शामिल होते हैं, आहारी रेशे रुक्षांश नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है, लेकिन आपको मुख्य पोषक तत्व पूछा था। मुख्य जो पोषक तत्व है वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भी आपके रुक्षांश होते हैं, यानी आहारी रेशे और जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, ध्यान देना, जो रुक्षांश होते हैं वो हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। चलो भाई अगला क्या है, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, और जो विटामिन हमारे शरीर के रोगों की रक्षा करने में सहायता करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, तो भाई ये क्या है, ये तीनों बातें क्या हैं, ये तीनों बातें ही सत्य हैं, तीनों बातें ही सत्य हैं। जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है ये शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, और जो प्रोटीन और जो खनिज लवण होते हैं ये हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, और जो विटामिन होते हैं ये रोगों से लड़ने के लिए रक्षा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। उपर्युक्त तीनों कथन क्या है, सत्य हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन तथा खनिज लवण के शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भैया यहाँ पर है, जो रुक्षांश होते हैं, रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। रुक्षांश, इसको नोट जरूर कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल है, मंड है यानी स्टार्च है, शर्करा। उपर्युक्त में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार इसमें से नहीं है। केवल एक है, केवल 1 और 2, और केवल 2 3 है, या 1 2 3 यानी कि सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, अमीनो अम्ल नहीं है, बाकी मंड और शर्करा है। ऑप्शन नंबर इसका
ए हो जाएगा सही आंसर, 3 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं भाई। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। अमीनो अम्ल क्या है? एक प्रोटीन होते हैं भाई। अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं, ना कि कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 है, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे के कारण बनती है। अच्छा, चलो भाई। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो 4 में आपको बताना है कौन से हो जाएंगे सही आंसर भी। ठीक है, 4 में हम लोग देखते हैं। जब आपको सही बताना है ना, एक मिनट, हाँ, कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। 4 4 में उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1, 2, सी या डी। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 का 1 और 2 सत्य हैं। क्या है? 1 और 2 सत्य हैं। ठीक, देखो इसमें दिया गया है कथन 1 व 2 सही है, परंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 देखो। प्रश्न नंबर 5, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएंगे? केवल एक सत्य है, या बी, या सी, या डी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। तीनों दोनों बातें क्या है? दोनों बातें ही सत्य हैं जल के संबंध में। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या इसकी, दोनों कथन सही हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय इत्यादि। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायता सहायक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इधर दिया है विटामिन, इधर दिया है अभावजन्य रोग, यानी कि इनकी कमी से कौन कौन से रोग होता है। विटामिन ए है, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन भैया इसका क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर विटामिन ए। विटामिन ए से होता है रतौंधी, यानी कि दृष्टिहीनता हो जाएगा। और विटामिन जो आपका B1 है, विटामिन B1 से हो जाएगा भैया बेरी बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन सी से हो जाएगा स्कर्वी रोग हो जाएगा। और विटामिन डी से रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में। तो ए का भैया 3 है, ए का 3 है और बी का 1। ए का 3, बी का 1 इन दोनों में है। ठीक है, और सी का 4, सी का 4 इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है, ठीक है, हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता यानी कि रतौंधी होती है। कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है, तो ये रतौंधी के लक्षण होते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी इस रोग के लक्षण है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ों में खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना इस रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं। विटामिन डी कमी से रिकेट्स होता है। इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं भाई विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल बात ये तो सत्य है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है? नहीं, यही बात क्या हो गई? गलत हो गई। अगला हम देख लेते हैं। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है, बिल्कुल बात सही है।
विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमें सहायता करते हैं, बिल्कुल बात सत्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी गलत है, बी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विटामिन बी1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है विटामिन बी1। घाव भरने में तो विटामिन सी होती है सहायक। विटामिन सी भोजन पकाने में गर्मी से आसानी से नष्ट हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जो अगर विटामिन सी को अगर पूछा जाए किस विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, तो विटामिन सी जो है उसको गर्म करने पर वो नष्ट हो जाती है। प्रश्न नंबर 8 देखो, प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज है और इधर दिया गया अवधान रोग है, कैल्शियम, आयोडीन और लौह। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? उपर्युक्त में से कौन से सुमेलित हैं? केवल 1 2 है या 2 है या 1 2 3 है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सत्य है। कैल्शियम का अस्थ क्षय में बिल्कुल बात सत्य है। आयोडीन घेंगा, लौह की कमी से क्षय दंत क्षय लौह की कमी से नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है सत्य। 1 और 2 सत्य है और ये 3 गलत है। अब 3 गलत क्यों है, इनके बारे में आगे हम लोग चर्चा करते हैं भाई। लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय से संबंधित विकार हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण है। लौह की कमी से अरक्तता रोग होती है, लौह की कमी से ना कि दंत से। इस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ए सही आंसर। क्यों? क्योंकि दंत क्षय आपका ये कैल्शियम से होता है, ना कि लौह से। लौह से अरक्तता रोग हो जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है? किस कमी के कारण होता है? विटामिन की कमी से, प्रोटीन है या वसा है या उपयुक्त में से कोई नहीं? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 का हो जाएगा भैया प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 का करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। यदि अगर दोनों चीज क्या रहे, उनके जो आहार है, उसका भोजन है, दोनों चीज लंबे समय तक क्या रहे, वो न प्राप्त कर सके। ठीक है, यहां से आप चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 3 में। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक, इसका पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है तागा यानी कि धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। ठीक, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा गलत आंसर। क्या हो जाएगा? बी इसका गलत है, बाकी सभी सही है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे हैं। जूट क्या है? पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा होता है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं पटसन को। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनमें रेशम तंतु रेशम कीट को के कोनून से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट तथा याक के बालों से प्राप्त की जाती है। तो अथा बी क्या कहा आपका? गलत था, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्लैक्स पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है या रेशम है। उपर्युक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है केवल 1 और 2 3 है, या भैया केवल 2 3 4 है, या ऑप्शन नंबर सी है, या ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा भैया 2 का बी आंसर। 2 3 और 4 पॉलिएस्टर है, नायलॉन है और एक्रिलिक है।
ये क्या है, संश्लिष्ट तंतु की उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, चल देखते हैं। कपास, जूट यानी कि फ्लैक्स, रेशम तथा ऊन के तंतु पादपोषक जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं भाई। क्या संश्लिष्ट नहीं है, कपास हो गया, जूट हो गया और रेशम हो गया तथा ऊन, ये क्या है, ये प्राकृतिक तंतु हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। जैसे कि पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, ये सभी क्या है, संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। भारत में पटसन की खेती यानी जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। पश्चिम बंगाल में, केरल में, बिहार में, असम में। कूट में दिया गया ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 केरल में नहीं होती है, पश्चिम बंगाल में भैया होती है, बिहार में भी होती है और असम में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। केरल में नहीं होता भाई। हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया गया, व्याख्या इसकी, भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटसन यानी जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। ठीक है, पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक है, केवल 3 है, केवल 2 और 3 है, या भैया सभी? तो इसके सभी ऑप्शन क्या है, सत्य है भाई। सभी ऑप्शन इसके सत्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। जल में डुबाने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। कटाई की प्रक्रिया में रुई की एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तो ये थे क्लास 6 का तीसरा चैप्टर। ठीक है, 3 चैप्टर हो गए हैं। अब जो अगला चैप्टर है वस्तुओं के समूह बनाना, इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, हम लोग मिलते हैं फिर से एक नई क्लास में।